आइजैक न्यूटन ने सोचा कि जो फोर्स एप्पल को नीचे गिराती है वही फोर्स मून को अर्थ के अराउंड घुमाती है। फिर उन्होंने ये बात समझाए, अगर मास m1 m2 बढ़े तो फोर्स बढ़ता है, इसीलिए एवरेज m1 m2। दो, डिस्टेंस r बढ़े तो फोर्स कम हो जाता है, एवरेज 1/r², इसलिए एवरेज m1 m2/r²। F इक्वल्स टू जी m1 m2/r²। जी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आज आते हैं महाकाश यानी स्पेस में। आज हम बात करेंगे सोलार सिस्टम की बारे में। लास्ट तक देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। सोलार सिस्टम में आलोचना करेंगे सन, प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स के बारे में। अगर आपको स्पेस में इंटरेस्ट है तो यूनिवर्स के ऑल मिस्ट्रीज की डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। आज सोलर सिस्टम के बारे में आलोचना करेंगे। सोलर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें सन और उसके चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह यानी प्लैनेट, उनके मून्स, एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स शामिल होते हैं। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। 1 मरक्वारी, वेनस, 3 नंबर अर्थ, 4 मार्स, 5 जुपिटर, 6 सतुर्न, 7 यूरेनस, 8 नेपच्यून। आप जानेंगे सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। सन सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट है। सन की ग्रेविटी की वजह से सभी प्लैनेट उसके अराउंड घूमते रहते हैं। अर्थ को सन का एक चक्कर लगने में 365 डेज लगता है, जिसे 1 साल कहा जाता है। सिंपल एग्जाम, सोचो सन एक बड़ा मैग्नेट जैसे है। ये सिर्फ समझने के लिए एग्जाम्पल है। उसकी ग्रेविटी प्लैनेट्स को अपनी ऑर्बिट में रखना है, इसीलिए वो स्पेस में इधर उधर नहीं निकल जाते। अब चलते हैं कि सोलर सिस्टम कैसे बना। साइंटिस्ट के हिसाब से सोलर सिस्टम लगभग 4.6 बिलियन यानी 460 करोड़ साल पहले बना। इसकी कहानी सिंपल तरीके से, शुरू में स्पेस में गैस और डस्ट का बहुत क्लाउड था। इसे सोलर नेबुला कहा जाता था। 2, ग्रेविटी की वजह से वो क्लाउड धीरे धीरे अपने आप सिकुड़ने लगा। 3, जैसे जैसे क्लाउड सिकड़ा वही तेज घूमने लगा और बीच का हिस्सा बहुत गर्म हो गया। 4, बीच में सन बना। 5, सन के आसपास बची हुई गैस और धूल आपस में टकराकर चिपकती गई। धीरे धीरे छोटा टुकड़ा बड़ा होता गया, प्लैनेट बन गया। 6, इसी तरह अर्थ, मार्स, जुपिटर और बाकी सभी प्लैनेट बना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सोलर सिस्टम किसी ने बनाया हुआ मशीन नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस के मुताबिक ग्रेविटी, गैस, डस्ट और बहुत लंबी अवधि करोड़ों साल के प्रोसेस से इसका निर्माण हुआ। अब हम बताएंगे गैस और डस्ट का क्लाउड कहाँ से आया। साइंटिस्ट के हिसाब से ये यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई, लगभग 13.8 बिलियन साल पहले। 2, बिग बैंग के बाद सबसे पहले ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस बनी। 3, इन गैस से पहले स्टार्स बना। 4, जब बहुत बड़ा स्टार्स अपनी ज़िंदगी के अंत में सुपरनोवा एक्सप्लोजन से फटता है तो वो कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन जैसा और भारी एलिमेंट्स और बहुत सारी गैस, डस्ट स्पेस में फैला देता है। 5, ये गैस और डस्ट दोबारा इकट्ठी होती है और नए स्टार्स और उनके प्लैनेट्स बनती है। इसका मतलब हमारा सन और सोलर सिस्टम भी पुराना स्टार्स का बचे हुए गैस और डस्ट से बना है। इसीलिए साइंटिस्ट अक्सर कहते हैं वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट, मतलब हमारा शरीर का कोई एलिमेंट्स कभी किसी पुराना स्टार के अंदर बना था। लेकिन एक बात अभी भी रहस्य मिस्ट्री है, बिग बैंग से पहले क्या था? इसका पक्का साइंटिफिक जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। इस पर रिसर्च अभी भी चल रहा है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। स्पेस में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ ज़बरदस्त फैक्ट।
मिल्की वे में जैसे 100 से 400 बिलियन स्टार हो सकता है। यूनिवर्स में अरबों कम से कम बिलियन गैलेक्सीज है। अगर आप लाइट की स्पीड से कम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चलते हैं तब भी नज़दीकी स्टार प्रोक्सिमा सेंटियूरी तक पहुंचने में लगभग 4.24 साल लगेंगे। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसके पास से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। जुपिटर सोलर सिस्टम के सबसे बड़ा प्लेनेट है। इसके अंदर लगभग 1300 आर्क समा सकती है। सतुर्न का सुंदर रिंग्स बर्फ और पत्थर की टुकड़ों से बना है। मार्स पर एक दिन लगभग 24 घंटा 37 मिनट का होती है, जो अर्थ के एक दिन के काफ़ी करीब है। सबसे हैरान करने वाली बात, आज तक साइंटिस्ट को अर्थ के बाहर इंटेलिजेंट लाइफ का कोई पक्का सबूत नहीं मिला, लेकिन यूनिवर्स इतने विशाल है कि खोज अभी भी जारी है। ये सब बाद में आलोचना करेंगे, अभी सोलर सिस्टम की आलोचना करते हैं। सोलर सिस्टम में कुछ चीज़ें नज़र आती है। एक, सन के आसपास ही प्लैनेट क्यों घूमती है? क्योंकि सन के पास सोलर सिस्टम की लगभग 99.8% मास है, इसीलिए उसकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है। दो प्लैनेट्स टकराते क्यों नहीं हैं? हर प्लैनेट अपनी अपनी अलग ऑर्बिट में और अलग स्पीड से घूमते हैं, इसी वजह से वो आमतौर पर एक दूसरे से नहीं टकराते। सब प्लैनेट एक ही डायरेक्शन में क्यों घूमता है? क्योंकि वो एक ही घूमता हुआ गैस और डस्ट के डिस्क से बना था, इसीलिए उनकी मोशन का और डायरेक्शन का ज़्यादातर एक जैसा है। 4, अंदर का प्लैनेट्स छोटे और बाहर का प्लैनेट्स बड़ा क्यों है? सन के आसपास बहुत गर्मी थी, इसीलिए वहाँ सिर्फ पत्थर धातु बच पाया। दूर ठंडी जगह पर गैस ही जाके जम सकी, इसलिए जुपिटर और सतुर्न जैसे बहुत बड़े प्लैनेट्स बना। 5, क्या सोलर सिस्टम हमेशा ऐसा ही रहेगा? नहीं, लगभग 5 बिलियन साल बाद सन अपना हाइड्रोजन फ्यूल ख़त्म करके रेड जाइंट बनेगा, तब सोलर सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अब नंबर 1 पॉइंट की विस्तार करूँगा। सन के आसपास ही सब प्लैनेट क्यों घूमता है? सन के मास बहुत ज़्यादा है। पूरा सोलर सिस्टम की लगभग 99.8% मास सिर्फ सन में ही है। जिस सब्जेक्ट के मास ज़्यादा होता है उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है। इसी ग्रेविटी की वजह से अर्थ, मार्स और बाकी सब प्लैनेट्स सन के चक्कर लगाते रहते हैं। एग्जाम्पल, सोचो तुम एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाते हो। रस्सी पत्थर को बाहर निकलने नहीं देती। इसी तरह सन की ग्रेविटी प्लैनेट को उनकी ऑर्बिट में रखती है। लेकिन एक फ़र्क है, स्पेस में कोई रस्सी नहीं होती, वहाँ ग्रेविटी है, रस्सी की तरह काम करती है। अगर ग्रेविटी अचानक गायब हो जाए तो प्लैनेट सन के चक्कर लगाना बंद कर देगा और सीधी लाइन में स्पेस की तरफ निकल जाएगा। अभी एक सवाल, प्लैनेट सन में गिरता क्यों नहीं? 2 चीज़ें एक साथ काम करते हैं। एक, सन की ग्रेविटी प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचती है। 2, प्लैनेट की स्पीड उससे आगे की तरफ जाती रहती है। इन दोनों बैलेंस की वजह से प्लैनेट सन में गिरता भी नहीं और स्पेस में निकलता भी नहीं, वो लगातार ऑर्बिट में घूमता रहता है। अर्थ का एग्जाम्पल, अर्थ लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सन का अराउंड घूमता रहता है। अगर अर्थ की स्पीड बहुत कम हो गया तो वो धीरे धीरे सन की तरफ गिरने लगेगी, और बहुत ज़्यादा हो गया तो वो सन की ग्रेविटी से निकल भी सकता है। अब आते हैं मून्स क्या है। मून्स नेचुरल सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो किसी प्लैनेट के चक्कर लगाते हैं। सिंपल डेफिनेशन, प्लैनेट सन के चक्कर लगाते हैं, मून प्लैनेट की चक्कर लगाते हैं। एग्जाम्पल, मून्स अर्थ की नेचुरल मून है। मार्स के 2 मून्स हैं, फोबस और डिवोस।
जुपिटर की 95 से ज़्यादा नॉन मून्स है। सतुर्न की 100 से ज़्यादा नॉन मून्स है। अब आते हैं मून कैसे बनता है। साइंटिस्ट के हिसाब से अलग अलग मून्स अलग अलग तरीक़ों से बनता है। कुछ प्लैनेट्स के साथ ही गैस और डस्ट से बना है। कुछ छोटा ऑब्जेक्ट्स को प्लैनेट की ग्रेविटी ने पकड़ लिया। कुछ बहुत बड़ा तकरब जायंट इम्पैक्ट्स के बाद बना। हमारा मून इसी थ्योरी से समझा जाता है। अब आते हैं मून कैसे बना। सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी का नाम है जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इसके हिसाब से एक लगभग 4.5 बिलियन 450 करोड़ साल पहले अर्थ अभी नहीं बनी थी। थिया नाम की मार्स के साइज का एक प्रोटोप्लैनेट अर्थ से टकराया। 3 इस टकराव से अर्थ और थिया की बहुत सारा पत्थर और पिघला हुआ मटेरियल स्पेस में चला गया। ये मटेरियल धीरे धीरे अर्थ के आसपास घूमते हुए एक जगह इकट्ठी होने लगी। 5 लाखों सालों में यही मटेरियल जुड़कर मून बन गया। साइंटिस्ट को ऐसे ही क्यों लगता है। मून के पत्थरों के कंपोजिशन अर्थ के बाहरी हिस्सों से काफ़ी मिलता है। मून में आयरन यानी लोहा का कोर अर्थ के मुकाबला छोटा है, जो इस थ्योरी से मैच करता है। कंप्यूटर सिमुलेशंस भी दिखाती है कि ऐसे तकरब मून बना सकता है। ध्यान रहे, ये वर्तमान में सबसे मजबूत साइंटिफिक थ्योरी है, लेकिन किसी ने उस घटना को देखा नहीं है, इसलिए इस थ्योरी कहा जाता है। हालांकि इसका पक्ष में काफ़ी सबूत है। अब आता है एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या है। एस्ट्रॉयड स्पेस में घूमने वाला पत्थर यानी रॉकी या धातु मेटालिक के छोटे बड़े टुकड़े होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये प्लैनेट से बहुत छोटा होता है। इनके अपने प्रकाश यानी लाइट नहीं होते, ये भी सन के चक्कर लगाते हैं। अभी सवाल आता है, ये कहाँ मिलते हैं। सबसे ज़्यादा एस्ट्रॉयड्स मार्स और जुपिटर के बीच के एस्ट्रॉयड बेल्ट में होता है। ये कैसे बना। साइंटिस्ट के हिसाब से जब सोलर सिस्टम बना रहा था, कुछ पत्थर और धातु के टुकड़े मिलकर नहीं प्लैनेट नहीं बना। वही टुकड़ा आज एस्ट्रॉयड का में बचा हुआ है। अब सवाल ये है कि एस्ट्रॉयड अर्थ से टकरा सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। छोटा एस्ट्रॉयड अक्सर अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते ही जल जाते हैं। एस्ट्रॉयड पर साइंटिस्ट लगातार नज़र रखते हैं। अब सवाल आता है कि जलता क्यों है। जब कोई एस्ट्रॉयड बहुत तेज़ स्पीड लगभग 11 से 72 किलोमीटर पर सेकंड से अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है, तो उसका सामने की हवा बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है। इस कंप्रेशन और हवा के साथ इंटरेक्शन से बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। इस हीट की वजह से एस्ट्रॉयड का बाहरी हिस्सा पिघलने और टूटने लगता है। हमें वो आसमान में चमकती हुई टूटता तारा मेटेओर की तरह दिखाई देती है। ध्यान रहे, ये सिर्फ हवा से रगड़ने या फ्रैक्शन की वजह से नहीं होता। सबसे बड़ा कारण है कि एस्ट्रॉयड के सामने की हवा बहुत तेज़ से दबती है और उससे बहुत गर्मी पैदा होती है। अगर एस्ट्रॉयड बहुत बड़ा हो तो उसके कुछ हिस्सा जलने के बाद भी बच सकती है और वो ज़मीन पर गिरती है। ज़मीन पर पहुंचने वाले इस टुकड़े को मेटेओराइट कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, कितना परसेंटेज पिघलता है। तो कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होता है। ये एस्ट्रॉयड के साइज पर, स्पीड पर, किस मटेरियल का बना हुआ उस पर, किस एंगल से एटमॉस्फेयर में घुसता है उस पर ये डिपेंड करता है। आमतौर पर छोटे एस्ट्रॉयड जो 1 से 10 मीटर के अंदर है, वो 90 से 100% तक जल सकता है। मध्यम एस्ट्रॉयड
10 से जो 50 मीटर की होते हैं, ये बहुत हिस्सा जल जाता है लेकिन कुछ टुकड़ा बच सकता है। जो बहुत बड़ा एस्टेरॉयड 100 मीटर या उससे बड़ा, सिर्फ थोड़ा हिस्सा जलता है, बाकी ज़मीन तक पहुंच सकता है और बड़ा क्रिएटर बना सकता है। इसलिए कोई एक परसेंटेज सभी एस्टेरॉयड के लिए सही नहीं होती। अगर तुम्हें स्पेस में इंटरेस्ट है तो मैं ये बता सकता हूँ कि 10 किलोमीटर की एस्टेरॉयड जिन्होंने डायनासोर को ख़त्म कर दिया था, वो एटमॉस्फेयर में कितना जला था और फिर भी इतना नुकसान कैसे हुआ। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। लगभग 66 मिलियन यानी 6.6 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड क्रिएटिसिवस पेलिगोनी एक्सटिंक्शन इवेंट के समय अर्थ से टकराया। एस्टेरॉयड का साइज लगभग 10 से 15 किलोमीटर था। वो लगभग 20 किलोमीटर पर सेकंड, इससे भी ज़्यादा स्पीड से आ रहा था। इतनी बड़ा एस्टेरॉयड एटमॉस्फेयर से गुजरते वक्त बाहर से गर्मी हुआ लेकिन पूरा नहीं जला। वो चिक्सलूप क्रैटर आज की मेक्सिको युकातान एरिया में टकराया। टकराने के बाद बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। धूल और राख आसमान में फैल गया। सूरज की रोशनी में कई महीने तक कम हो गया। पौधा मरने लगा, फूड चेन टूट गया। इसी के बाद डायनासोर समेत लगभग 75% प्रजातियों ख़त्म हो गया। सबसे ज़रूरी बात, एटमॉस्फेयर छोटे एस्टेरॉयड को अक्सर जला देती है, लेकिन 10 किलोमीटर जैसा बहुत बड़ा एस्टेरॉयड इतना विशाल होता है कि एटमॉस्फेयर उसे पूरी तरह नहीं रोक सकता। अब बात होता है कि डायनासोर कैसे मरा। डायनासोर सीधा एस्टेरॉयड की लगने की वजह से नहीं मरा। ज़्यादातर डायनासोर बाद में हुए तबाही की वजह से मरा। ये सीक्वेंस था: बहुत बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया, टकराव से बहुत बड़ी एनर्जी निकली, आसपास के इलाका तुरंत तबाह हो गया, बहुत सारी धूल और राख आसमान में चल गई, सूरज की रोशनी बहुत कम हो गया, इसलिए पौधा उगना बंद हो गया। पहले पौधा खाने वाला डायनासोर भूख से मरने लगा, फिर मांस खाने वाला डायनासोर भी मरने लगा क्योंकि उन्हें शिकार नहीं मिला। इसके अलावा आग, तेज गर्मी और बाद में मौसम में बड़ा बदलाव ने भी जीव जंतुओं को बहुत नुकसान पहुंचाया। साइंटिस्ट के मुताबिक इसी घटना के बाद लगभग 75% प्रजातियों ख़त्म हो गया, लेकिन सभी डायनासोर नहीं मरा। आज के पक्षी बर्ड्स को नॉन एवियन डायनासोर की जीवित वंशज माना जाता है। अब आते हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़, कमेट्स। कमेट्स स्पेस के एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बर्फ़ यानी आइस, धूल, डस्ट, पत्थर और जमी हुई गैस से बना होता है, इसलिए इसे कभी कभी डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है। कमेट की खास बातें, ये भी सन के चक्कर लगाते हैं। जब कमेट सन से बहुत दूर होता है तो वो सिर्फ एक छोटा ठंडा गोला दिखता है। जब वो सन के पास होता है तो उसकी बर्फ़ पिघलने लगती है, तब उसके पीछे एक लंबी चमकदार टेल यानी पूंछ बन जाता है। टेल हमेशा किस तरफ होती है? कमेट की टेल हमेशा सन से उल्टी डायरेक्शन में होता है। ये सन की हीट और सोलर विंड की वजह से होती है। एस्टेरॉयड और कमेट में फ़र्क, एस्टेरॉयड ज़्यादातर पत्थर और मेटल से बना होती है। कमेट बर्फ, धूल और जमी हुई गैस से बना होता है और सन के पास आने पर टेल बनाता है। एक मशहूर कमेट का नाम है हेलिस कमेट, जो लगभग हर 76 साल में अर्थ के आसपास दिखाई देता है। अब आते हैं मेट्रोइड, मेट्रो और मेट्रोइड क्या चीज़ है। ये तीन शब्द दिखने में मिलता जुलता है लेकिन इनका मतलब अलग है। जैसे मेट्रोइड स्पेस में घूमता हुआ छोटा पत्थर या धातु का टुकड़ा होता है। मेटर, जब मेट्रोइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत तेज़ स्पीड से घुसते हैं और चमकने लगता है तो उसे मेटेओर कहते हैं। इसको लोग आम भाषा में टूटता तारा बोलते हैं। मेटेओराइट, अगर मेटेओराइट पूरा ना जला और उसका कुछ हिस्सा ज़मीन तक पहुंच जाए तो उसे मेटेओराइट कहते हैं।
एक आसान एग्जांपल, स्पेस में मेटरॉयड, एटमॉस्फेयर में जलता हुआ मेटियोर, ज़मीन पर गिरने के बाद मेटरॉयड। अब आते हैं ये सारा प्लेनेट की आवाज़ कैसा है। तो क्या ये प्लैनेट्स की आवाज़ होती है? तो आंसर हाँ या ना, दोनों कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। स्पेस में आवाज़ सीधा ट्रैवल नहीं करता क्योंकि वहाँ हवा यानी एयर नहीं होता। साउंड को ट्रैवल करने के लिए हवा, पानी या किसी सॉलिड मीडियम की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर आप स्पेस में किसी प्लैनेट के पास खड़े होते तो आवाज़ नहीं सुनाई देता। लेकिन साइंटिस्ट ने स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट से प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स को रिकॉर्ड किया है। उन सिग्नल्स को कंप्यूटर की मदद से ह्यूमन हियरिंग के लिए ऑडियो में बदला गया। इसीलिए इंटरनेट पर जो प्लैनेट साउंड सुनाई देता है वो ओरिजिनल हवा वाली साउंड नहीं बल्कि साइंटिफिक डाटा को साउंड में कन्वर्ट करके बनाई गई ऑडियो होते हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल एंड रेडियो वेव की ऑडियो को कन्वर्ट आवाज़ सुनना चाहते हो तो सुनाता हूँ।